हेलो क्लास 10th अनाइज स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं एमसीक्यूज़ की, और मैं हर चैप्टर के 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के लेकर आया हूँ, जिसमें टोटल 22 क्वेश्चन आते हैं हमारे, 20 से 22 क्वेश्चन आएंगे। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमें लेकर चलना है, एमसीक्यूज़ को क्लियर करना है। तो और मैंने आपको बताया कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को एमसीक्यूज़ पे काम करने की, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही है जो आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आपको पास भी करा सकते हैं। तो अभी तक मैंने लगभग मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड क्लाइमेट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ करा दिए हैं। आज मैं एग्रीकल्चर इन इंडिया पे लेकर आया हूँ एमसीक्यूज़ टॉप 20, ठीक है, जो भी 20 लेकर आना है वो सारे के सारे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और एग्ज़ाम को लेकर थोड़ा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है, मार्च में आप सीबीएसई के ख़त्म हो गए, तो आप सीबीएसई के बाद ही अप्रैल में आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के इस समय प्रैक्टिकल चल रहे हैं, वाइवा चल रहे हैं, तो आप अपने कांटेक्ट कर लीजिए अपने जितने भी टीचर्स हैं, या फिर अपने कोई से भी जाना जिस भी स्कूल से आप, तो उन रीजनल सेंटर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर बिना किसी देरी के। एग्रीकल्चर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? किसे भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सी सुब्रमण्यम और पी.के. सिन्हा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है, और ये सिर्फ आपकी क्लास में नहीं, ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है, ये लगभग हर क्लास में पूछा ही जाता है पॉलिटिकल साइंस का। हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशंस इन इंडिया, बताइए। एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग या सी सुब्रमण्यम या पी.के. सिन्हा? तो नॉर्मन बोरलॉग जो है ना, वो इंडिया के नहीं, वो वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। जब हम इंडिया के लेवल पे बात करते हैं तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन को इंडिया का क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक फसल होने वाली कौन सी फसल है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है भारत में, बताइए। विच इज़ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप इन इंडिया? गेहूँ, धान, मक्का, गन्ना, यानी वीट, राइस, मेज, शुगर केन, बताइए कौन सा है, बताइए। विच वन इज़ द राइट आंसर? भारत में सबसे अधिक उत्पादन होने वाली जो फसल है वो कौन सी है, तो पूछ रहा है। तो गेहूँ है, यानी वीट, धान है, मक्का है और गन्ना है। तो कौन सा वाला है आपका? आप आंसर बताइए कौन सा है, विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो इसका जो है धान इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। धान जो है हमने देखा सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली फसल में से एक है धान। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एंड थर्ड क्वेश्चन है कृषि से जुड़ी ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड इनमें से किससे संबंधित है? गेहूँ, वीट, दूध, कपास, गन्ना। किससे जुड़ी? ऑपरेशन फ्लड के नाम से किसके उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, बताइए। गेहूं से, दूध से, कपास से, गन्ना से? गेहूं, दूध, कपास या गन्ना? विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? वीट, मिल्क, कॉटन, शुगर केन, यानी ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? चलिए तो देखते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है। तो दूध से है, और दूध की क्रांति के जो फादर हैं वो किन्हें कहा जाता है? दूध क्रांति के फादर किसे कहा जाता है, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो लिखिएगा वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, एक मिनट, कुरियन नहीं ये होता है, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन जो है ना, उसे दूध उत्पादन के जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लियर। वर्गीस कुरियन। एंड याद रखना ये ऑपरेशन फ्लड के जो है फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है वर्गीस कुरियन को, तो उसको लिख लीजिएगा। दूध जो है ना, मिल्क से रिलेटेड एक क्रांति हुई थी जिसमें सारी सहकारी जो समिति थी उनको जोड़कर दूध को एक सही रेट पर खरीदने की जो पॉलिसी थी उसको यहाँ पे फॉलो किया गया था, ठीक है। चलिए, फोर्थ राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पूछ लेता वन लाइन में, एक नंबर का क्वेश्चन है। 1982, 1991, 1975 या 2000 में?
याद रखिएगा कौन सा वाला सही आंसर है बताइएगा। आप लोगों के प्रैक्टिकल चल रहा है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिकल दे रहे होंगे अपनी क्लास के, और सही दे रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स मैटर करते हैं आपके पास होने में। और अगर किसी को प्रैक्टिकल या वाइवा या फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे, ठीक है। नीचे दिए हुए नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर है 1982, ठीक है। तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। चलिए, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल कौन सी है, यानी दालों में सबसे ज़्यादा दालों में कौन सी फसल इसमें सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से एक है, बताइए। दालों में मूंग की दाल, चना की दाल यानी चिकपी बोलते हैं। चने को चिकपी बोलते हैं। पिजन पी मतलब होता है अरहर की दाल। ये लेंटिल मतलब होता है मसूर की दाल, और मूंग तो मूंग होता है। सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी उगाई जाती है बताइए भारत में। चलिए, तो चना जो है चिकपी जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक जो उगाई जाने वाली दलहन फसल है वो चिकपी है, ठीक है। कर दोगे क्लियर। चलो, अगला आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई आपका भाई बहन या कोई दोस्त वगैरह जो 12th NIS से कर रहा है उनके लिए भी आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पे वीडियो डालनी शुरू कर दी है। जो बच्चा 12th का है और अभी इंटरेस्टेड है कि भैया अपने आप को एक बेहतर स्कोर में बांधना चाहता है, करना चाहता है एक बेहतर स्कोर, तो उन लोगों के लिए भी है कि भाई आप लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और जब पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो गया है तो आप लोगों का सिर्फ इतना कर्तव्य है कि आप लोगों को करना चाहिए, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में अच्छे मार्क्स ही मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है। पेपर में अच्छे मार्क्स ही मैटर करते हैं और कुछ मैटर नहीं करता। तो लिखा, भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु, यानी वेस्ट बंगाल, केरला, असम, तमिलनाडु, बताइए। चलिए, तो चाय उत्पादक की बात की है ना, आप लोगों को पता होगा तो थोड़ा सा कमेंट में बताइए। कमेंट में बताओ, कमेंट में अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताओ। सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल, केरला, असम या तमिलनाडु। चलिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अगर हम चाय की बात करें नॉर्थ ईस्ट की तरफ सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर ऊपर असम हो या फिर, है ना। तो आपने दार्जिलिंग की चाय भी सुनी होगी, बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो असम में उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए दार्जिलिंग किस स्टेट में पड़ता है, किस स्टेट में दार्जिलिंग पड़ता है, कमेंट बॉक्स में आप जल्दी बताइए। 7वां क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। कई बार इन्होंने पूछा हुआ है, या तो यहाँ पे लिख देंगे भारत में खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है, और 4 दे देंगे, उसमें 3 दे देंगे रबी फसल का और 1 दे देंगे खरीफ फसल का, ठीक है। या फिर 3 दे देंगे खरीफ फसल का और 1 देंगे रबी फसल का। अब जैसे यहाँ पे एक जो है वो रबी फसल का उदाहरण है, बाकी सब क्या है, खरीफ फसल का उदाहरण है, बताइए। धान, ठीक है, राइस, गेहूँ, व्हीट, मक्का, मेज़ और बाजरा को बाजरा ही करते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की अगर लिस्ट बनाओ तो इसको तो डालोगे आप, मोस्ट रिपीटेड में इसको डालना तो बनता ही है, ऑप्शन ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है, आपको डालना ही पड़ेगा इसको। चलिए, तो इसका जो आंसर है गेहूँ है, जो गेहूँ खरीफ फसलों में से एक आता है। रबी फसल का उदाहरण है गेहूँ, बाकी सब मोटा अनाज है, और मोटा अनाज जो है वो खरीफ फसल का पार्ट है, ठीक है। चलो, तो याद रखिएगा सिर्फ गेहूँ जो है वो रबी फसल का उदाहरण है, बाकी धान, मक्का, बाजरा ये तीनों आपका खरीफ फसल है। चलिए, भारत में अब बात करा, भारत में कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है भाई, कृषि के लिए विच सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में सबसे उपयुक्त कृषि के लिए मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल या डेजर्ट सॉइल। इसका आंसर तो कंफर्म कर लो, क्योंकि 9th-10th में तो कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, बताइए, ठीक है। तो इसका जो आंसर है एलुवियल सॉइल, जिसने भी बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है ना वही बेस्ट इसका आंसर है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल ना हमारे जितने भी लाइक गैंगेटिक प्लेन्स आप लोगों ने सुना होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है ना, वहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये आपके यमुना, गंगा इस नदियों के किनारे पर मिलेगी, तो नदियों के किनारे पर जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एलुवियल सॉइल,
ठीक है, क्लियर। एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, है ना। उम्मीद करता हूँ जलोढ़ मिट्टी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भारत में सबसे उपयुक्त जो है ना कृषि के लिए यही वाली मिट्टी है। अगला आता है, भारत में अधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे अधिक रेशम उत्पादन की बात कर रहा है, आप याद रखिएगा। रेशम उत्पादन सबसे अधिक कौन से राज्य में है, ये पूछना चाह रहा है, बताइए। सबसे अधिक रेशम उत्पादन भारत के किस राज्य में हमें देखने को मिलता है? आप लोगों का एक बात बताऊँ, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं भैया हॉल टिकट का क्या सीन है, कब तक आएगा? तो मेरा जो मानना है अभी तक, हॉल टिकट जो है आपका मार्च के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, अगर उनको जल्दी एग्ज़ाम अपने कंडक्ट करवाने हैं तो। और फिर से कह रहा हूँ कि देखो, एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। ये आपके हाथ में है कि आपकी तैयारी इस समय से शुरू हो रही है या फिर एग्ज़ाम के समय से शुरू हो रही है। अगर एग्ज़ाम के समय में शुरू करोगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें छूटेगी, और पिछले साल की तरह अगर पेपर बना और रिज़ल्ट बना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे बच्चों की एसएसटी में कंपार्टमेंट आई थी। लगभग ये मान लो 100 में से 90 बच्चे अगर कंपार्टमेंट में थे, तो उसमें 90 बच्चों की जो कंपार्टमेंट थी 100 में से, वो सोशल साइंस और इंग्लिश में थी। एक बार को साइंस और मैथ में पास भी कर देते हैं, मगर सोशल साइंस और इंग्लिश में वो पास नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यस और नो? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूछा कि किस में सबसे ज़्यादा, तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादित होता है। कहाँ पे? कर्नाटक। वैसे साउथ की तरफ होता है, तमिलनाडु वगैरह भी है, मगर कर्नाटक में बहुत होता है। ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस इवनिंग, भारत में कृषि को किस वर्ष संविधान में राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? यानी इन विच ईयर वॉज एग्रीकल्चर मूव्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले भारत में कृषि जो थी ना, वो राज्य सूची के लिए मैटर करता था, मगर अब 2 समवर्ती में चला गया। अब मैंने आपको 3 लिस्ट के बारे में बताया था, एक राज्य थी, ठीक है, एक राज्य सूची थी, ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था केंद्र सूची, और तीसरी जो थी वो ये थी, ये थर्ड। अब इसमें क्या होता है, राज्य सूची में सिर्फ राज्य के अंडर में जो चीज़ आती है वो आती है। तो ये राज्य में पहले कृषि आती, तो ये पूरा का पूरा इसको अंडर में ले लिया। फिर सेंट्रल के अंदर आने लगा, सेंट्रल के अंदर जैसे रक्षा आ गया, इसके ऊपर बात की थी मैंने, रक्षा हो गया, बजट हो गया, ये सब कुछ इसमें आता है। एंड लास्ट वाला जो है आपको याद होना चाहिए, समवर्ती में दोनों आता है। तो अब ये बोला कि समवर्ती सूची, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों के अंडर में कृषि को किस वर्ष डाला गया था? ठीक है, बताओ, किसी के लिए बताओ। तो लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर 1976। ठीक है, ऑप्शन क्या है, अब आंसर ही देख लीजिए, 1956, 1976, 1992 और 2000। ठीक है, 2000। अब आप लोगों को बताना है कि कमेंट में कैसे लगा आपको ये क्वेश्चंस, क्या टफ थे, इजी थे? और अगर लेवल टफ था तो इजी लेकर आऊँगा, इजी ले था तो थोड़ा सा जो लेवल है ना बढ़ाऊँगा मैं, क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से होता है, बच्चे कितने इंटरेस्टेड होते हैं वो मैटर करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कहानी समझ में भी आई होगी। ठीक है, क्योंकि यही है जो भी है। बाकी कोई भी किसी भी तरह का डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में। अगर किसी और, हाँ, नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा जिसे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको नई अपडेट मिलती है, चाहे वो आपके वाइवा से रिगार्डिंग हो, TMS से हो, प्रैक्टिकल हो, या हॉल टिकट भी जब भी आएगा तो आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए, इंस्टाग्राम लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।